प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है बूढ़े हंस की सलाह। सुंदर वन नामक एक घना जंगल था। उस वन में ऊंचे ऊंचे विशाल वृक्ष थे। उन्हीं वृक्षों में एक विशालकाय बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे हंस रहा करते थे। वे सभी हंस रोज प्रतिदिन सुबह होते ही भोजन की तलाश में उड़कर दूर दूर चले जाते और दिन भर भोजन करके शाम को वो अपने वृक्ष पर वापस लौट आते। एक दिन एक बूढ़े हंस ने पेड़ के तने से लिपटी हुई एक छोटी सी लता देखी। उस लता को देखकर बूढ़े हंस के दिमाग में कुछ बातें आईं। जो बातें उसके दिमाग में आई, उन बातों से चिंतित होकर उसने सभी हंसों को बुलाया और उनसे कहा, देखो, तुम इस छोटी सी लता को उखाड़ कर फेंक दो। यह लता भविष्य में बढ़कर ऊपर पहुंचेगी, जिस वजह से हमारे प्राण खतरे में पड़ने की संभावना है। बूढ़े हंस की बात सुनकर एक जवान हंस ने कहा, अरे हंस काका, आप तो बहुत शंकालु हैं। एक छोटी सी लता को देखकर आप इतने चिंतित हो गए। यह लता हमारा क्या बिगाड़ लेगी? देखने में तो कितनी सुंदर है, ये क्या बिगाड़ लेगी हमारा? बूढ़े हंस ने कहा, मेरी बात मानो युवक, यह लता धीरे धीरे बढ़कर पूरे पेड़ पर फैल जाएगी और ये इतनी मजबूत हो जाएगी, कोई भी शिकारी इसे पकड़कर पेड़ पर आसानी से चढ़ जाएगा। ऐसे में शिकारी हमें बड़े आसानी से पकड़ लेगा या फिर हमें मार देगा। लेकिन बूढ़े हंस की इस बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और वहाँ से सभी हंस चले गए। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वह लता पेड़ से लिपटती हुई ऊंची शाखाओं तक पहुँच गई। एक दिन सभी हंस भोजन की तलाश में बहुत दूर चले गए थे। उस दिन शिकार की तलाश में एक शिकारी उस पेड़ के पास आया। उसने पहले ही उस वृक्ष पर हंसों को देख लिया था, इसलिए जाल बिछाने के लिए, उन हंसों को पकड़ने के लिए वो उस पेड़ के पास आया और पेड़ से लिपटे लताओं के सहारे बहुत ही आसानी से वो ऊपर चढ़ गया और जगह जगह उसने जाल बिछा दिया और मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचने लगा कि मेरे बिछाए हुए इस जाल में सभी हंस फंस जाएंगे और कल सुबह सभी हंसों को पकड़कर मैं ले जाऊंगा। और ऐसा सोचते हुए शिकारी वहां से चला गया। कुछ समय बाद शाम ढलने को आई और सभी हंस पेड़ पर लौटने लगे। वे जैसे ही पेड़ पर आकर बैठे कि तुरंत शिकारी के जाल में फंस गए। वह बूढ़ा हंस भी जाल में फंस गया। उसने कहा, देखा, आ गई ना आफत। सभी हंस चीखने चिल्लाने लगे, अब क्या होगा? हम कैसे छूटेंगे? हमें कौन बचाएगा? तभी बूढ़े हंस ने कहा, अब शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। जब मैंने समझाया था तभी तुम्हें समझ नहीं आई। अब सब मिलकर ये सोचो कि इस आफत से कैसे बच निकलें। लेकिन जाल में फंसे सभी हंसों का रोना धोना जारी था। तभी बूढ़े हंस ने गंभीरता से कहा, इस तरह व्याकुल और परेशान होने से बात नहीं बनेगी। मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, तभी हम लोग शिकारी के इस जाल से निकल पाएंगे। हंसों के शांत हो जाने पर बूढ़े हंस ने कहा, सुबह शिकारी के आने पर हम इस जाल में इस तरह पड़े रहें जैसे हम सब मर गए हों। किसी को भी पंख नहीं फड़फड़ाना है,
तभी एक जवान हंस ने पूछा, लेकिन इससे क्या होगा? तभी बूढ़े हंस ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, शिकारी पेड़ पर आएगा और हमें मरा हुआ देखेगा तो वो एक एक को जाल में से निकालकर जमीन पर फेंकेगा। नीचे गिरने पर भी किसी को हिलना डुलना नहीं है। हमें ऐसा ढोंग करना है मानो हम मरे हुए ही हैं। जब हम सभी नीचे फेंक दिए जाएं, तब हम सब एक साथ उड़ जाएंगे, समझे? बूढ़े हंस का यह उपाय सभी को उचित लगा। सुबह होने का इंतजार करने लगे। रात्रि बीत जाने के बाद सुबह शिकारी आया। उसने पेड़ पर चढ़कर देखा तो सभी हंस जाल में मरे हुए पड़े थे। यह देखकर शिकारी आश्चर्यचकित रह गया। ये क्या? ये सब मरे पड़े क्यों हैं? उसने एक एक करके सभी हंसों को जमीन पर फेंक दिया और उदास मन से पेड़ से नीचे उतरने लगा। शिकारी को पेड़ पर से नीचे उतरता देखकर बूढ़े हंस ने कहा, चलो अब सब एक साथ उड़ जाओ। और सब वहां से फड़फड़ करके उड़ गए। पेड़ पर से नीचे उतरता हुआ शिकारी आंखें फाड़कर उड़ते हुए हंसों को देखता रहा। ये क्या? और वो देखता ही रहा और उदास होकर मन ही मन बड़बड़ाने लगा। ये सभी हंस मरने का ढोंग करके बड़े ही चालाकी से इन्होंने अपनी जान बचा ली और मैं तो समझ ही नहीं पाया। देखा बच्चों, आज अगर उस बूढ़े हंस की सलाह ना मानी होती तो आज सभी हंस अपनी जान गंवा बैठते। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है हाथी और चतुर खरगोश। एक जंगल में गजराज नाम का विशालकाय हाथी रहता था। वह अपने हाथी दल का मुखिया था और सभी हाथी अपने मुखिया की बात बहुत मानते थे। बहुत मान करते थे सभी अपने मुखिया का। और उस जंगल में बरसों तक सूखा पड़ने के कारण वहाँ के सभी झील, तलैया और ताल सब सूख गए थे और सभी वृक्ष मुरझा भी गए थे। सभी हाथियों ने मिलकर अपने मुखिया से कहा कि हमारे बच्चे भूख प्यास से मर गए हैं और जो बाकी शेष बचे हैं वह भी मरने वाले हैं। इसीलिए हमें सबको मिलकर कुछ करना चाहिए और हम सबको किसी बड़े तालाब की खोज करनी चाहिए। बहुत देर सोचने के बाद गजराज ने कहा, हाँ, तुम सब सही कह रहे हो, हमें कुछ करना चाहिए। मुझे एक तालाब याद आ रहा है। वह तालाब पाताल लोक में है और वह सदा जल से भरा रहता है। हम सबको वही चलना चाहिए। और सभी ने कहा, हाँ गजराज जी, हम सबको वहाँ चलना चाहिए। और फिर वह सभी दल कुछ रातों के सफर के बाद वह सभी हाथी दल वहाँ पहुँच गए। जब सब वहाँ पहुँचे, तालाब में बहुत सारा पानी था। दिन भर पानी में खेलने के बाद हाथियों के दल ने शाम को निकलने का सोचा और तालाब के चारों ओर खरगोशों के बिल थे। वहाँ पर अनगिनत खरगोश रहा करते थे। उन बिलों की जमीन काफी नरम पड़ गई थी, क्योंकि उस बिल में खरगोश रहा करते थे। हाथियों के पैरों से सभी बिल टूट गए थे। बहुत से खरगोश हाथियों के पैर के नीचे कुचले भी गए थे। बहुत से तो मर भी गए बेचारे। हाथियों के वापस चले जाने के बाद बिलों में रहने वाले खरगोश शत विशत हो गए, काफी लहूलुहान भी हो गए और कई खरगोशों के घर टूट गए। सारी मिट्टी उलट पुलट हो गई
और सभी जगह उथल-पुथल मच गई। अब सभी खरगोश मिलकर अपने मुखिया के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि यहाँ अगर ये हाथी रोज यहाँ पर आएंगे तो हमारे घर तो टूट जाएंगे और हमारे बच्चे सभी मर जाएंगे, और आसपास कहीं भी जल ना होने के कारण अब ये हाथी रोज इसी तालाब में आया करेंगे और उनके यहाँ आने से हमारे बिलों को वह रोज रौंदा करेंगे, और इसी प्रकार 2-4 दिनों में तो सभी खरगोशों का वंश नाश हो जाएगा। हाथियों का स्पर्श तो इतना भयंकर है कि उससे बच पाना बहुत मुश्किल है। इस संकट से बचने का उपाय सोचा जाए। उन्होंने अपने मुखिया के आगे ये सारी बातें रखी। तभी उनके मुखिया ने सोचते सोचते एक सुझाव रखा। उन्होंने कहा, क्यों ना हम सभी इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएं, और हम सभी को यह परित्याग करना पड़ेगा, और यह परित्याग हमारी रक्षा के लिए जरूरी भी है। लेकिन तभी कुछ खरगोशों ने यह मिलकर सुझाव रखा कि क्यों ना मुखिया जी, हम में से एक चतुर खरगोश उन सभी हाथी दल के पास जाए और उन्हें कुछ समझाया जाए, क्योंकि हम अपने पितामह की भूमि को नहीं छोड़ सकते। और वह चतुर दूत हाथियों के दल के पास जाएगा और वह सभी से कहेगा कि चंद्रमा में जो खरगोश बैठा है उसने हाथियों को तालाब में आने से मना किया है। संभव है कि वह खरगोश की बात को मान जाए। बहुत विचार करने के बाद खरगोश दल के मुखिया ने कहा कि चलो ठीक है, यह भी करके देख लेते हैं। लेकिन अगर इससे बात नहीं बनी तो हम सबको यहाँ से छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। सभी खरगोशों ने कहा, ठीक है, पहले हम यह सब कुछ करके देखते हैं, नहीं तो हम लोग सब यहाँ से कहीं दूसरे तालाब में चले जाएंगे। बहुत विचार करने के बाद एक खरगोश को दूत बनाकर हाथियों के पास भेजा गया। अब वह दूत तालाब के पास एक ऊंचे टीले पर बैठ गया और सभी हाथियों के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह हाथियों का झुंड तालाब की ओर आया, तभी वह खरगोश इतने ऊंचे स्वर में बोला, यह तालाब चांद का अपना तालाब है, यहाँ तुम मत आया करो। गजराज बोले, तुम कौन हो? वह खरगोश जो सबका दूत बन के आया था, वह बोला, मैं चांद में रहने वाला खरगोश हूँ। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास तुम्हें यह संदेश देने के लिए भेजा है। इस तालाब में तुम दोबारा मत आना। गजराज ने कहा, जिस भगवान चंद्र का तुम संदेश लेकर हमारे पास आए हो, वह इस समय कहाँ है? गजराज, इस समय वह तालाब में है। कल तुमने खरगोशों के बिल का नाश कर दिया था। आज उन सभी खरगोशों की विनती सुनकर मैं यहाँ आया हूँ, और उन्हीं के आग्रह पर मैं तुम्हें संदेश देता हूँ कि तुम सब यहाँ से छोड़कर चले जाओ। अब गजराज बोले, अगर ये सब कुछ सत्य है तो तुम मुझे अपने दर्शन दो और मैं तुम्हें प्रणाम करके यहाँ से चला जाऊंगा। और फिर उन सब में से एक खरगोश उन सभी हाथियों को उस तालाब की ओर ले गया। उस तालाब में चंद्र का प्रतिबिंब दिख रहा था, और तभी एक खरगोश ने चालाकी से उस तालाब में एक कंकड़ मारा, जिससे वह चंद्रमा का प्रतिबिंब हिलने लगा। और उस छुपे हुए खरगोश ने ऊंची आवाज में ऊंचे स्वर में कहा, देखा तुमने मेरा प्रतिबिंब? मैं इस तालाब में रहता हूँ और इन्हीं सभी खरगोशों के आग्रह से मैं यहाँ आया हूँ। आज के बाद तुम इस तालाब में नहीं आना। और यह देखते ही सुनते ही सभी हाथी डर गए और उस तालाब को छोड़कर दूर चले गए और दोबारा उस तरफ नहीं आए। और सभी खरगोश बहुत खुश हुए और फिर से अपने उसी तालाब में उछल कूद करके रहने लगे। देखा बच्चों, अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो बड़ी से बड़ी मुसीबतों पर विजय पा सकते हैं। जिस प्रकार उन छोटे से खरगोशों ने उन विशालकाय हाथियों के झुंड को वहां से भगा दिया।
और फिर से सभी खरगोश निडर होकर वहाँ पर खूब मस्ती में रहने लगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है एकता में बल। कुछ साल पुरानी बात है। एक जंगल में 3 दोस्त रहते थे। तीनों जानवर बहुत ही अच्छे मित्र थे, जिनमें एक हिरन था और एक कौवा और एक चूहा। वह तीनों दोस्त मिलकर एक साथ रहते थे, एक साथ ही भोजन करते थे, एक साथ ही खेलते कूदते। एक दिन उनके पास एक कछुआ आया और उस कछुए ने कहा, दोस्तों, क्या मैं तुम्हारी दोस्ती में शामिल हो सकता हूँ? और मैं तुम्हारा दोस्त भी बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अकेला हूँ। तो कौवे ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे दोस्त बन सकते हो। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी खुद की व्यक्तिगत सुरक्षा तो नहीं है, और इसके बारे में तुम क्या कहोगे? यहाँ पर कई शिकारी हैं। वे नियमित रूप से इस जंगल में आते जाते रहते हैं, और अगर किसी शिकारी ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम खुद को बचाओगे कैसे? अब कछुए ने कहा, इसी कारण मैं आपके समूह में शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला रह रहकर बहुत बोर हो चुका हूँ। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। जब मैं तुम तीनों को खेलते हुए देखता हूँ और एक साथ खाते हुए देखता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि मेरा भी कोई दोस्त होना चाहिए। इसीलिए मैं भी आप लोगों की टोली में शामिल होना चाहता हूँ। उन तीनों ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, आज से तुम भी हमारे दोस्त हो। आज से हम 3 नहीं 4 दोस्त हैं। आज हम चारों मिलकर खेलेंगे और एक साथ खाएंगे। अब रोज चारों दोस्त मिलकर खाते और चारों दिशाओं में निकल जाते कि जब हमें खाना मिलेगा तो हम वापस यहीं पर आकर एक साथ खाएंगे। अब रोज यही करते, चारों एक साथ निकलते और शाम ढलने पर एक साथ वापस आ जाते और एक साथ बैठकर चारों खाना खाते। अब रोज की उनकी यही दिनचर्या थी। एक दिन क्या हुआ, जब तीनों दोस्त वापस लौट आए तो उनमें से हिरन वापस नहीं आया। अब काफी देर हो चुकी थी। कछुआ, चूहा और कौवा उन्हें लौटे हुए काफी देर हो चुकी थी। उन्हें चिंता भी हो रही थी कि हिरन अभी तक वापस क्यों नहीं आया। अब कछुए ने चूहे से कहा, कहीं हिरन किसी विपदा में तो नहीं। अब चूहे ने कौवे को कहा कि तुम जाकर जंगल में देख कर आओ, क्योंकि तुम काफी ऊंचाई पर उड़ सकते हो और तुम देख पाओगे कि हिरन अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। अब कौवे ने कहा, ये बात सही है, मैं जाकर ये पता लगाता हूँ कि अभी तक हिरन वापस क्यों नहीं आया। तुम सब यही मेरा इंतजार करना, मैं लौट कर आता हूँ और तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उन दोनों ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारा यहीं पर इंतजार करेंगे। अब कौवा उड़ा और काफी दूर निकल गया। जब वह जंगल में से गुजर रहा था, अचानक उसकी निगाह एक पेड़ के नीचे पड़ी, जहाँ पर उसने क्या देखा कि हिरन जाल में फंसा हुआ है। यह तो हमारा दोस्त है। वह तुरंत नीचे उतर आया और हिरन के पास आकर बोला, अरे तुम जाल में फंस गए, ये कैसे हुआ? हिरन ने बताया कि मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर शिकारी ने पहले से ही जाल बिछाया हुआ था और मैं उस जाल में अचानक से फंस गया। कौवे ने कहा, हम तीनों मित्र बहुत चिंता कर रहे थे तुम्हारी। चूहा और कछुआ वहाँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं उन्हें जाकर बताता हूँ कि तुम शिकारी के जाल में फंस चुके हो। हिरन ने कहा, ठीक है, तुम उन्हें बताकर आओ और उन्हें साथ में ही लेकर आना। कौवे ने कहा, ठीक है, तुम घबराओ मत, हम कुछ उपाय करते हैं तुम्हें इस जाल से निकालने का। अब कौवा रफ्तार से उड़ा और कछुआ और चूहे के पास गया और उन दोनों को बताया कि हमारा मित्र एक जाल में फंस चुका है। अब चूहे और कछुए को चिंता होने लगी, कहीं शिकारी वापस आ गया और हिरन को ले गया तो? हमें तुरंत कुछ करना चाहिए।
वह जल्द ही उस जगह पर पहुंचने के लिए निकले। अब जब तीनों वहां पहुंचे तो हिरन बेचारा बहुत उदास बैठा हुआ था। अपने दोस्तों को देखते ही वह खुश हो गया। तुम सब आ गए, अब मैं बच पाऊंगा। उन्होंने कहा, दोस्त तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जल्दी इस जाल से बाहर निकाल लेंगे। और उन्होंने चूहे को कहा, जल्दी से इस जाल को काट डालो। और कौवे को कहा, तुम पेड़ पर चढ़कर देखो कहीं शिकारी तो नहीं आ रहा। अब कौवा पेड़ पर बैठ गया और उन्हें बता रहा था, नहीं अभी शिकारी बहुत दूर है, तुम जल्दी करो। तभी शिकारी नजदीक आता गया और चूहे ने जाल काट दिया। अब शिकारी तो बहुत नजदीक आ चुका था। कौवे ने कहा, जल्दी करो, शिकारी नजदीक आ चुका है, वो हम सबको पकड़ लेगा। तब तक चूहा जाल काट चुका था और शिकारी जैसे ही नजदीक आया उसने क्या देखा, हिरन तो जाल से बचकर भाग चुका है। अरे ये क्या, मेरा शिकार तो भाग गया। अब जैसे ही शिकारी को देखा, चूहा तुरंत भागकर बिल के अंदर घुस गया और हिरन अपनी रफ्तार पकड़कर तेजी से भाग गया और कौवा उड़कर पेड़ पर बैठ गया। बेचारा कछुआ धीमी चाल में भाग नहीं पाया और धीमी धीमी रफ्तार में चलने लगा। शिकारी ने जैसे ही कछुए को देखा तो उसने सोचा, कोई बात नहीं, एक शिकार निकला है, वाह मुझे तो दूसरा शिकार मिल गया, इस कछुए को बेचकर काफी पैसे कमा लूंगा। उसने उस कछुए को जल्दी से उठा लिया और अपने झोले में डाल लिया और बोला, कल इसको शहर में ले जाकर बेचूंगा और इसी से ही पैसे कमा लूंगा। अब शिकारी ने कछुए को झोले में डाला और चल दिया नदी की तरफ। जब उन दोस्तों ने देखा कि अरे ये क्या, हम तो हिरन को बचाने आए थे और ये तो हमारे दोस्त कछुए को पकड़ कर ले गया। अब बेचारे फिर से तीनों उदास हो गए और सोचने लगे कि अब हम मिलकर कछुए को कैसे बचाएं। हिरन ने कहा, मेरा दोस्त कछुआ मुझे बचाने आया था और बेचारा वह खुद ही फंस गया, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का। तो कौवे ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं देख कर आता हूँ कि शिकारी कितनी दूर तक गया है। कौवे ने देखा, अरे शिकारी तो अभी नदी तक पहुँचा नहीं है, हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। तो तीनों ने मिलकर एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा, क्यों ना हिरन अगर सड़क पर मृत पड़ा हो और कौवा उसे खा रहा हो तो शिकारी को लगेगा कि उसे उसका शिकार वापस मिल गया। हो सकता है हिरन के लालच में वह कछुए को छोड़ दे। तो चूहे ने कहा, हाँ बात तो सही है, हो सकता है बड़े के लालच में वो छोटे को छोड़ दे। उन तीनों ने मिलकर यही किया। वह सड़क के किनारे पहुंचे और हिरन मृत अवस्था में लेट गया। कौवा उसे जानबूझकर नोचने जैसा नाटक करने लगा। जैसे ही शिकारी ने उस हिरन को देखा, उसने सोचा, अरे वाह, एक हिरन चला भी गया तो क्या हुआ, मुझे तो यहाँ पर दूसरा हिरन मिल गया, इसकी खाल बेच दूंगा, मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। उसने तुरंत कछुए वाला झोला नीचे रखा और हिरन की तरफ भागा। अब चूहा तो इसी ताक में बैठा था कि वह कछुए वाला झोला जमीन पर रखे। जैसे ही शिकारी ने कछुए वाला झोला जमीन पर रखा, चूहा तुरंत भागा और उस झोले को काटने लगा। इधर जैसे ही शिकारी हिरन की तरफ पहुंचा, हिरन तुरंत उठा और तेज रफ्तार में भाग गया और कौवा भी अपनी रफ्तार में उड़ गया। अब शिकारी हैरान हो गया, ये क्या, ये हिरन तो जिंदा था। अब शिकारी जैसे ही वापस लौटा, उसने क्या देखा, अरे मेरा झोला कट चुका है और इसमें से कछुआ भी निकल गया। चूहा कछुए को लेकर फटाफट रफ्तार में भागकर बिल में घुस गया और इधर कछुए और चूहे दोनों की जान बच गई और उधर हिरन और कौवा तेज रफ्तार में भाग गए। अब चारों मिलकर जंगल में एक जगह इकट्ठे हुए और बहुत खुश हुए कि आज हमने समझदारी से अपने दोस्त की जान बचा ली। देखा बच्चों, इसे कहते हैं एकता में बल। आज उन चारों दोस्तों ने मिलकर अपने दोस्त की कैसे जान बचाई। अगर वे दोस्त अकेले अकेले रहते तो शायद एक दूसरे को नहीं बचा सकते थे, लेकिन आज उन्होंने समझदारी की और अपने दोस्त की
जान बचा ली। इसी तरह हमें भी एक साथ मिलकर रहना चाहिए और एक साथ मिलकर सभी कार्य करने चाहिए, क्योंकि एकता में बल होता है। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है चूहे की शादी। एक दिन जंगल के राजा शेर की शादी थी और जंगल के राजा ने सारे जंगल के जानवरों को न्योता दिया और सभी जानवर राजा की शादी में पहुंचे और मस्त मौला होकर नृत्य और भोजन का आनंद ले रहे थे। लेकिन यह क्या, शेर महाराज तो चूहे को न्योता देना ही भूल गए। अब इस बात का चूहे को बहुत दुख लगा कि आज शेर महाराज की शादी है और सिर्फ उन्होंने मुझे ही न्योता नहीं दिया। लेकिन इसमें भी शेर का कोई कसूर नहीं था, वह चूहे को न्योता देना ही भूल गए थे। लेकिन चूहे महाराज तो इस बात का बहुत दुख जता रहे थे और उन्हें बहुत गुस्सा भी था कि क्यों मुझे नहीं बुलाया गया और सिर्फ मुझे ही नहीं बुलाया। इस बात का तो मैं बदला लेकर ही छोड़ूंगा। और वह बदला ले भी तो कैसे? उसने सोचा, क्यों ना मैं भी शादी करके एक अच्छी दुल्हनिया लाऊं और शेर को सबक सिखाऊं कि तुमसे भी अच्छी दुल्हनिया है मेरी। इसी बात से मैं शेर से मुकाबला कर पाऊंगा और अपनी अच्छी दुल्हनिया के बल पर शेर को भी रौब जमा पाऊंगा। अब चूहे महाराज ने भी शादी करने का सोचा, लेकिन मजबूरी यह थी कि उन्हें बहुत ही बलशाली और बहुत ही खूबसूरत कन्या चाहिए थी। अब इसकी तलाश कैसे की जाए? फिर चूहे ने सोचना शुरू किया और सोचा, पूरे जहान में कौन इतना बलशाली है जिसकी सुपुत्री से मैं शादी कर पाऊंगा। लेकिन सोचते सोचते उन्हें जंगल में तो ऐसा कोई बलशाली दिखाई ही नहीं पड़ा। फिर चूहे की नजर आसमान पर पड़ी और चूहे ने आसमान में सूर्य को देखा। फिर चूहे को लगा, अरे इससे बलशाली तो पूरे जहान में कोई नहीं है। अगर मैं सूर्य की पुत्री से विवाह कर लूं तो मेरा तो दबदबा पूरे जहान में हो जाएगा और शेर तो क्या, सभी मुझे बलशाली कहेंगे और सूर्य की पुत्री भी बहुत खूबसूरत होगी। यही सोचकर चूहे ने सूर्य की तपस्या करने का सोचा। चूहे महाराज तो बैठ गए सूर्य की तपस्या के लिए। अब दिन रात तपस्या करने लगे। अब यह क्या, सूर्य देव भी चूहे की तपस्या से प्रसन्न हो गए और चूहे के सामने प्रकट हुए और बोले, तुमने मुझे पुकारा, तुम मेरी तपस्या क्यों कर रहे हो भक्त? अब यह क्या, चूहे ने तो मन की बात ही बता डाली और कहा, महाराज आपसे बलशाली पूरे जहान में कोई नहीं है, इसीलिए मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। अब यह बात सुनकर तो सूर्य बहुत अधिक हैरान हो गए। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो? अब सूर्य को तो मन ही मन बहुत हंसी आई, लेकिन फिर भी उन्होंने चूहे का मन रखने के लिए उससे पूछ ही लिया, क्यों, तुम मेरी पुत्री से ही विवाह क्यों करना चाहते हो? अब चूहे ने भी बड़े रौब से कहा, महाराज दुनिया के सबसे ताकतवर की पुत्री से विवाह करूंगा, जिससे मेरा यश पूरे जहान में फैल जाएगा और मैं सबसे अधिक बलशाली हो जाऊंगा। अब यह बात सुनते ही सूर्य देव बोले, अरे चूहे महाराज, मैं इतना बलशाली नहीं हूँ, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। मुझसे अधिक बलशाली तो यह बादल है। यह बादल मुझे भी अपने से ढक लेता है, तो मुझसे बलशाली तो यह बादल हुआ। तुम इसकी पुत्री से विवाह करो।
तभी तुम्हारा नाम पूरे जहान में फैलेगा। अब चूहे ने कहा, तो ठीक है सूर्यदेव, आप बादल से अनुरोध कीजिए ना कि वह अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दे। सूर्यदेव ने बादल को बुलाया और बादल सूर्यदेव के पास आया और पूछा, सूर्यदेव आपने मुझे बुलाया? तो उन्होंने कहा, यह चूहा आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता है। तो बादल ने चूहे से कहा, तुम मेरी पुत्री से क्यों विवाह करना चाहते हो? अब चूहे महाराज ने फिर वही बात बादल से कहा, महाराज, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर आप हो और मैं सबसे ज्यादा ताकतवर की पुत्री से विवाह करूंगा, जिससे मेरा यशोबल पूरी दुनिया में फैलेगा। अब यह बात सुनकर बादल को बहुत मन ही मन हंसी आई। फिर भी उन्होंने चूहे का मन रखने के लिए कहा, नहीं, तुम्हें नहीं मालूम कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। मैं ताकतवर नहीं हूँ, मुझसे अधिक ताकतवर तो यह हवा है। यह हवा मुझे भी उड़ाकर बहुत दूर ले जाती है, इसीलिए मुझसे अधिक ताकत तो इस हवा में है। तो तुम्हें इसकी पुत्री से ही विवाह करना चाहिए। अब चूहा तो एक समस्या में फंस गया। अब किसकी पुत्री से विवाह किया जाए? तो चूहे ने कहा, ठीक है, मैं हवा से बात करता हूँ। सूर्यदेव ने हवा को बुलाया। अब हवा वहाँ पर प्रकट हुई। कहा, सूर्यदेव आपने मुझे बुलाया? तो सूर्यदेव ने कहा, हाँ, यह चूहा तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। पहले तो हवा बहुत परेशान हुई और सूर्यदेव से पूछने लगी, मेरी पुत्री से यह चूहा विवाह करेगा, वह किस लिए? अब चूहे ने फिर वही बात वह हवा से बताई कि मैं सबसे अधिक ताकतवर की पुत्री से विवाह करूंगा, जिससे मेरा यशोबल पूरे जहान में फैल जाएगा। अब यह बात सुनते ही हवा ने मूषक से कहा, नहीं चूहे महाराज, मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ। मुझसे अधिक ताकतवर बलवान तो यह पहाड़ है, यह हिमालय है, जो मुझे भी चलते चलते रोक देता है और मेरी दिशा बदल देता है। इसलिए मैं बलशाली नहीं हूँ, मुझसे अधिक बलशाली तो यह हिमालय है। आपको इसकी पुत्री से विवाह करना चाहिए। अब बात जाकर हिमालय पर अटक गई। अब चूहे ने सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव, अब आप हिमालय से बात करिए, मुझे तो हिमालय की पुत्री से ही विवाह करना है। अब सूर्यदेव ने हिमालय को बुलाया। हिमालय वहाँ प्रकट हुआ। अब सूर्यदेव ने हिमालय के आगे सारी बात रखी और उन्होंने कहा, यह चूहा तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। अब हिमालय ने कहा, नहीं महाराज, मैं ताकतवर कहाँ हूँ, मैं इतना बलशाली नहीं हूँ। मुझसे बलशाली तो वह मूषक है महाराज, जो मेरे अंदर रहकर मुझे ही खोखला कर रहा है। इस चूहे को तो उस मूषक की पुत्री से विवाह करना चाहिए। अब सारी बात जाकर उस मूषक पर अटक गई। अब सूर्यदेव ने कहा, तुम्हें उस मूषक से बात करनी चाहिए और तुम्हें उसकी पुत्री से ही विवाह करना पड़ेगा। अब सबसे बलशाली तो वही मूषक है। अब सभी मिलकर उस मूषक के पास गए। अब जैसे ही उस मूषक के पास गए, उससे विवाह का प्रस्ताव रखा गया और सूर्यदेव ने कहा, मूषक, यह चूहा तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है, क्या तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है? तो मूषक ने कहा, क्यों नहीं महाराज, यह चूहा हमारी जाति का है और यह प्रस्ताव मैं स्वीकार करता हूँ। मेरी पुत्री भी बहुत खुश हो जाएगी इससे विवाह करके। अब जैसे ही चूहे ने मूषक की पुत्री को देखा तो उसे लगा कि यह कन्या तो मेरे लायक ही है और उसे वह बहुत ही खूबसूरत लगी और मन ही मन उस चूहे ने उस मूषक की पुत्री से विवाह करने का मन बना लिया। देखा बच्चों, चूहा चला था शेर पर रौब जमाने, लेकिन बेचारा चूहा तो चूहा ही ठहरा, क्योंकि उसकी समझ में तो सबसे ज्यादा ताकतवर तो वह चूहिया ही निकली। इसलिए आखिर में उसे एक चूहिया से ही विवाह करना पड़ा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं।
जिसका शीर्षक है समझदार लोमड़ी। एक समय की बात है, एक पंडित जी मंदिर से पूजा पाठ कर कर वापस घर की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में एक बहुत छोटी सी नदी आती थी। अब जब पंडित जी उस नदी के पास से गुजरे तो अचानक से नदी में से एक मगरमच्छ निकलकर पंडित जी के पैरों के पास आ गया और पंडित जी से बोला, पंडित जी, मैं आपसे एक गुहार करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बात मानेंगे? पहले तो पंडित जी बहुत हैरान हुए कि ये मगरमच्छ अचानक मुझसे क्या मांगने आ गया। फिर वह मगरमच्छ से बोले, बोलो क्या चाहते हो तुम? तो मगरमच्छ बोला, पंडित जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इस जंगल से दूर बड़ी नदी में छोड़कर आ सकते हैं? मैं इस नदी में नहीं रह पा रहा और इस नदी में रहकर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ और मैं इस नदी के लिए बहुत बड़ा भी हूँ। यह नदी बहुत ही छोटी है। कृपया करके अगर आप मुझे बड़ी नदी में छोड़ आएंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो पंडित जी बोले, ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन बड़ी नदी मुझे नहीं मालूम वह कहाँ है। तो मगरमच्छ बोला, पंडित जी, इस जंगल से बाहर बड़ी नदी है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उस बड़ी नदी में छोड़ आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें कैसे छोड़ कर आऊँगा? तो मगरमच्छ बोला, आप मुझे एक बोरे में डाल लेना और उसे उठाकर बड़ी नदी में छोड़ आना। तो पंडित जी इस बात के लिए तैयार हो गए। फिर वह एक बड़ा सा बोरा लेकर आए और उसमें उन्होंने मगरमच्छ से जाने के लिए कहा। फिर वह मगरमच्छ उस बोरे में चला गया और पंडित जी ने उस बोरे को उठाकर उस बड़ी नदी की तरफ चले गए। अब जब बड़ी नदी की तरफ पहुंचे तो पंडित जी ने वह बोरा अपने कंधे से उतारकर जमीन पर रख दिया और मगरमच्छ से कहा कि अब तुम बड़ी नदी में जा सकते हो। लेकिन यह क्या? जैसे ही उस बोरे को खोला तो वह मगरमच्छ अचानक से पंडित जी के पैर को पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत समय से भूखा हूँ। अब पंडित जी बहुत ज्यादा हैरान हो गए और बोले, यह क्या? तुम तो एहसान फरामोश हो, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही खा रहे हो। तो मगरमच्छ बोला, एहसान फरामोश? यह क्या बात हुई? भूखा प्राणी कुछ भी कर सकता है और वह अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे को मार सकता है। तो पंडित जी बोले, यह नियमानुसार नहीं है, तुम गलत कर रहे हो। तो मगरमच्छ ने कहा, नहीं पंडित जी, यह कुछ भी गलत नहीं है, मैं अपनी भूख मिटाने के लिए आपको मार सकता हूँ। लेकिन पंडित जी के अनुसार यह तथ्य गलत था क्योंकि उन्होंने तो मगरमच्छ की मदद की थी। अब दोनों मानने को तैयार नहीं थे कि वह गलत कर रहा है और मगरमच्छ कह रहा था कि वह सही कर रहा है। अब दोनों को लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारा निर्णय करवा दे कि यह गलत है या सही। अब पंडित जी ने मगरमच्छ को कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा अगर कोई तीसरा व्यक्ति यह बता देगा कि तुम सही कर रहे हो तो मैं तुम्हारी बात भी मान लूंगा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कोई भी पक्षपात ना करे। फिर दोनों ने यह तय किया कि ठीक है, हम किसी 3 व्यक्तियों से यह बात पूछेंगे। अगर उन 3 व्यक्तियों ने मगरमच्छ को समझदार कहा और यह कहा कि वह ठीक कर रहा है तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर उन 3 व्यक्तियों ने मेरी बात को सही कहा तो तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो मगरमच्छ ने कहा, ठीक है, मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा। दोनों मिलकर एक पेड़ के पास गए। उन्हें लगा कि यह पेड़ कोई भी पक्षपात नहीं करेगा। वह पेड़ फलों से लदा हुआ था। अब पंडित जी और मगरमच्छ उस पेड़ के पास गए और बोले, क्या तुम हमारी बात को सुलझा सकते हो? तो पेड़ बोला, क्या बात है, मुझे बताओ। तो पंडित जी ने उसे सारी बात बताई। तो पेड़ बोला, यह मगरमच्छ सही कर रहा है, क्योंकि जब मैं फलों से लदा होता हूँ
तो सभी मुझ पर पत्थर मार मार कर मेरे फल खा जाते हैं और समय आने पर मुझे ही काट कर बेच देते हैं। इसीलिए यह नियमानुसार सही है और मगरमच्छ सही कर रहा है। अब पंडित जी थोड़ा उदास हो गए और बोले, हमें अब दूसरे के पास जाना चाहिए, अब वह ही हमारी सुलह करवा सकता है। अब दोनों मिलकर उस दूसरे व्यक्ति के पास गए। अब वह दूसरा व्यक्ति एक गाय थी। पंडित जी को लगा यह जानवर सही सलाह देगा और हमारा मामला सुलझा पाएगा। अब पंडित जी ने गाय के पास जाकर बोला, हे गाय माता, क्या तुम हमारी इस विपदा को सुलझा पाओगी? तो गाय माता बोली, हाँ क्यों नहीं, क्या बात है, मुझे बताओ। तो पंडित जी ने उस गाय को भी सारी बात बताई। अब वह गाय बोली, नहीं पंडित जी, यह मगरमच्छ सही कर रहा है। देखो, सभी लोग मुझे दूध के लिए पालते हैं, मुझे घास खिलाते हैं, लेकिन जब मैं दूध देना बंद कर देती हूँ तो वह मुझे खुला छोड़ देते हैं और फिर उन्हें मेरा कोई भी ध्यान नहीं रहता। यह इंसान बहुत मतलबी है। यह मगरमच्छ भी सही कर रहा है। क्या तीसरे के पास जाना सही रहेगा? लेकिन यह मगरमच्छ तो मुझे खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? लेकिन उन्होंने तो मगरमच्छ से वादा किया था कि तीसरे के पास जाने के बाद अगर बात सही रही तो वह मगरमच्छ उन्हें खा सकता है। अब मगरमच्छ बोला, क्यों पंडित जी, अब तीसरे के पास चलें? तो पंडित जी बोले, हाँ ठीक है, अब हमें तीसरे को ढूंढना चाहिए जो हमारी बात को सुलझा पाए। अब जंगल की तरफ गए तो उन्हें वहां से आती हुई एक लोमड़ी दिखी। अब पंडित जी उस लोमड़ी के पास ही गए और बोले, क्या तुम हमारी बात को सुलझा पाओगी? तो लोमड़ी बहुत ही चालाक थी। बोली, पंडित जी क्या बात है, पहले आप मुझे सही से सारी बात बताइए। अब पंडित जी ने सारी व्यथा उस लोमड़ी को बताई और बताया कि कैसे कैसे यह मगरमच्छ मुझे खाने को तैयार हो गया है। अब लोमड़ी तो बहुत ज्यादा चालाक थी। लोमड़ी बोली, पंडित जी देखो, मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। क्या आप मुझे दोबारा से ऐसा करके समझाएंगे जिससे मैं आसानी से समझ पाऊं? अब मगरमच्छ तो इसके लिए फटाफट तैयार हो गया, क्योंकि उसे पता था कि यह तीसरा व्यक्ति भी मेरी ही तरफ आएगा। अब वह जल्दी से उस बोरे में घुस गया और बोला, पंडित जी आप लोमड़ी को बता दीजिए कि आप मुझे कैसे लेकर आए थे। अब पंडित जी बहुत उदास थे, लेकिन फिर भी वह लोमड़ी की बात को मान गए और बोले, देखो ये मगरमच्छ ऐसे बोरे में बंद होकर आया था। अब जैसे ही मगरमच्छ उस बोरे में घुसा तो फट से वह लोमड़ी उस बोरे के ऊपर कूद पड़ी और बोली, पंडित जी इस बोरे को जल्दी से बंद कर दो। अब पंडित जी ने फटाफट उस बोरे को बंद कर दिया। अब लोमड़ी बोली, पंडित जी आप इसे जहाँ से लेकर आए थे वहीं छोड़ाओ, क्योंकि यह मगरमच्छ बहुत चालाक है, आपको खाना चाहता था और इसे वहीं छोड़ाओ, यह वहीं के लायक ही था। अब पंडित जी लोमड़ी की बात को समझ गए। अब लोमड़ी का धन्यवाद करते हुए उन्होंने वह बोरा फिर से उठा लिया और मगरमच्छ को उसी छोटी नदी में छोड़कर आ गए। देखा बच्चों, एक चालाक व्यक्ति की चालाकी को वही समझ सकता है जो अधिक चालाक होता है। जिस प्रकार वह लोमड़ी बहुत ही चालाक थी और उसने उस मगरमच्छ को अच्छे से समझ लिया और उस भोले भाले पंडित जी को मगरमच्छ की उस चालाकी से बचा लिया।